ये परंपरा और शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमस्तुते। आइए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, उसी भाव के साथ इस 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ मध्य प्रदेश शासन के माननीय सहकारिता युवा कार्यक्रम एवं खेल कल्याण मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी के कर कमलों से यहाँ पर हो रहा है। इस 2 दिवसीय पार्लियामेंट में युवा संसद में प्रदेश के 20 नोडल केंद्रों के माध्यम से यहाँ पर 200 प्रतिभागी प्रतिभागिता कर रहे हैं और 2 दिनों तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित विषयों पर अपना वक्तव्य यहाँ पर रख रहे हैं। माननीय मंत्री जी और समस्त अतिथियों को बताते हुए भी प्रसन्नता है कि जब जिला स्तर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तो प्रदेश भर के लगभग 10,000 प्रतिभागियों ने, जो वर्तमान समय का सबसे प्रासंगिक विषय है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर देश भर में चर्चा हो रही है, एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे विषय पर आप सबने सभी प्रतिभागियों ने जिला स्तर पर चर्चा की और यहाँ पर भारत की संविधान की यात्रा के 75 वर्ष पर आप अपने वक्तव्य यहाँ पर रख रहे हैं। आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी का दीर्घकालिक अनुभव और बचपन से ही वो जिस प्रकार से हम अपने आप को देखते हैं कि प्रखरता के साथ जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नए भारत में युवाओं की आवाज गूंजे, तो इसी प्रकार आप भी यात्रा करते हुए इस सदन तक पहुंचे और लगातार 4थी बार के आप विधायक हैं, दूसरी बार आप माननीय मंत्री के पद पर शोभायमान हैं। आपके अभिनंदन हेतु, स्वागत हेतु आग्रह आदरणीय तोमर जी से कृपया भी आएं और पुष्पगुच्छ की भेंट कर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। माननीय विश्वास सारंग जी का अभिनंदन करें। राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशक आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती जी से भी आग्रह कृपया वे राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार की ओर से माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय वीके सिंह जी से आग्रह कृपया वे पधारें और इस अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित पूर्व सांसद और माननीय विधायक श्रीमती रीति पाठक जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जिला युवा अधिकारी निक्की राठौर जी से आग्रह कृपया भी पधारें और माननीय विधायक श्री आशीष गोविंद शर्मा जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप इन दोनों दिवस की प्रतियोगिताओं के माननीय निर्णायक हैं, आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सबके बीच में पधारे मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य एनएसएस अधिकारी आदरणीय मनोज अग्निहोत्री सर के स्वागत के लिए मैं आप सबके बीच में से ही और युवाओं के बीच में से इसलिए बुला रहा हूं कि जिन्हें अभी मेल भी आया है कि भारत सरकार द्वारा जब राष्ट्रीय युवा संसद होगी तो जिन्हें इस वर्ष राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, देवेश शर्मा से आग्रह कृपया भी मंच पर पधारें और अग्निहोत्री जी का स्वागत करें। साथ ही इस अवसर पर हम हमारे सभी निर्णायकों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज के इस उद्घाटन सत्र में 2 दिवसीय आयोजन की रूपरेखा और स्वागत वक्तव्य हेतु मैं आग्रह करूंगा नेहरू युवा केंद्र संगठन के राज्य निदेशक आदरणीय तोमर जी से कृपया भी आएं और स्वागत वक्तव्य प्रस्तुत करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरफनमौला युवा खेल एवं युवक कल्याण विभाग के मंत्रालय के मंत्री माननीय श्रीमती रीति पाठक जी,
विधायक एवं पूर्व सांसद माननीय श्री अरविंद शर्मा जी, सचिव विधानसभा जी, माननीय आशीष गोविंद शर्मा जी, विधायक एवं पूर्व सांसद माननीय प्रमुख सचिव श्रीमान अवधेश सिंह जी, परम सम्मानीय श्रीमान अशोक कुमार शर्मा श्रोती जी, देवेंद्र वर्मा जी, मनोज अग्निहोत्री जी, राजकुमार जी, सम्मानीय मंच, निक्की राठौर, प्यारे नौजवान साथियों एवं पत्रकार बंधुओं, आज पूरे प्रदेश से यहाँ 200 नौजवान एकत्रित हैं और ये अपने मन की जो बात है, अंदर आत्मा की जो आवाज है, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं बिखेरने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें से हमारे जो माननीय निर्णायक मंडल की टीम है, वो उसमें से छांट करेंगे कि किस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर पूरे प्रदेश में कौन नंबर लेकर के आते हैं, जो संसद में कार्यक्रम होगा उसमें अपना पार्टिसिपेशन देंगे। निश्चित रूप से हमें स्वागत भाषण के लिए बोला गया है। माननीय जी का मैं स्वागत इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि नहरी युवा केंद्र और एनएसएस और खेल विभाग के जब भी कार्यक्रम होते हैं तो शहर से ही आपका समय मिलता है और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। नौजवानों को अपने साथ बैठाल करके फिर उनसे डिस्कशन करते हैं और अपनी बात और उनकी बात, दोनों जनों की बातों का निचोड़ जो होता है वो सब हम सबको परोसने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से नौजवान हैं और उनके अंदर इतनी फुर्ती है, शहर स्वीकार कर लेते हैं किसी के निवेदन को। तो निश्चित रूप से हमें ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जिनसे हम सब मार्गदर्शन ले सकें और हम दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकें। माननीय हमारे बीच में श्रीमती रीति पाठक जी मैडम बैठी हुई हैं। ये पूर्व में सांसद भी रही हैं और अभी विधायक भी हैं। इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और निर्णायक मंडल में भी हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े लोग निर्णायक मंडल में कैसे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आप भी जो वक्तव्य दे रहे हैं कोई कम श्रेणी का नहीं है, वो भी बहुत गजब श्रेणी का आप वक्तव्य दे रहे हैं और उसको जज करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि 200 नौजवानों में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड छांटना एक मामूली काम नहीं है। इसलिए जज, माननीय जितने भी जज हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। माननीय हमारे बीच में माननीय आशीष गोविंद जी जो बहुत दूर से चल करके आप लोगों के बीच में आए हैं, ये भी विधायक हैं और निश्चित रूप से ये पूर्व सांसद भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आप लोगों के बीच में हैं। इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मुंह में शक्कर सर, मुंह में शक्कर सर। हमारे बीच में जी हमारे बीच में माननीय मुख्य सचिव महोदय बैठे हुए हैं, श्रीमान एपी सिंह साहब। ये बहुत ही सहज, मतलब सहज जिनको कहना चाहिए कि हमने तो अभी 4-6 दिन से ही संपर्क साधा है माननीय जी से। कभी भी आप चले जाएं, वो कहते हैं कि जितना ऊंचा पद होता है उतना ही व्यक्ति बहुत सरल हो जाता है। तो निश्चित रूप से बहुत सरल व्यक्ति हैं, बहुत सहज हैं और हर व्यक्ति को इस तरह से पहचानते हैं कि ये किस पेड़ पर से कौन सी चिड़िया किस पेड़ से उड़ेगी और कौन से पेड़ पर जाकर बैठेगी, ये सब पहचानते हैं। तो निश्चित रूप से हम उनका भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे बीच में माननीय देवेंद्र वर्मा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिनसे चर्चा हुई और उन्होंने ये बताया
चिंता मत करो, ये हमारी विधानसभा है, तो निश्चित रूप से आप विधानसभा के कहीं ना कहीं काफी दिनों से इसमें रहे हैं, और निश्चित रूप से जब एक बार या दो बार विधायक रह लेते हैं, जैसे माननीय जी 4 बार विधायक रहे हैं और फिर आगे भी छलांग लगाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इसी तरह से माननीय जी आज हमारे बीच में हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच में जो दिल्ली से अभी अभी आए, उनकी फ्लाइट नहीं छूट जाए भैया, देख लेना थोड़ी सी, सम्मानीय अशोक श्रोती जी जो रीजनल डायरेक्टर हैं अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, और एडिशनल चार्ज दिल्ली का भी है, तो दिल्ली से आए हैं और अभी 4 बजे फ्लाइट से फिर निकल जाएंगे। ये आज हमारे लिए समय दिया, बहुत बहुत स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन। परम आदरणीय मनोज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, ये राज्य स्तरीय एनएसएस अधिकारी हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और बहुत मेहनत कर रहे भाई हमारे राजकुमार जी, कहाँ हैं राजकुमार, एनएसएस ऑफिसर जो काफी भागदौड़ करते हैं, लाइजिंग करते हैं, काफी गजब की है, निश्चित रूप से उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच में जिला युवा अधिकारी निक्की राठौर जी, बीके सिंह और सभी सम्मानीय अधिकारी यहाँ पर जो मेरे से छूट गए, उन सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे ज्यादा स्वागत अपने यूथ का करता हूं, जो बड़ी मेहनत से इतनी दूर से चले आए हैं और यहाँ पर अपना वक्तव्य दे रहे हैं। लेकिन मैं 2 बातें अपनी कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। यहाँ पर वक्तव्य जब देते हैं, कुछ गलतियां जो होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि आप सभी को पता है कि हम इसमें नीचे सर झुका करके भाषण नहीं दे सकते हैं। वो शंका की श्रेणी में आता है, शक की श्रेणी में आता है कि नीचे आपने ये फाइल रखी है या न रखी है, फिर भी शक की श्रेणी में आता है। दूसरा, आपका मोबाइल यहां पर ऐसे रखा हुआ है और आप मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, तो ये भी शक की श्रेणी में आता है कि मोबाइल खोल के तो नहीं देख कर रहे हैं। तीसरी बात, इसमें आप पढ़ के भाषण देना चाहें, वो बिल्कुल भी किसी श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए सर झुका करके नहीं, सर उठा करके अपने भाषण को दें, और निश्चित रूप से उससे आपकी जो आवाज है और लोगों के जहन में बैठेगी और वो उसका कहीं ना कहीं अनुसरण करेंगे। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप जब भाषण देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि 3 मिनट हैं, अगर 3 मिनट से ज्यादा हो रहा है तो माइनस मार्किंग हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए 3 मिनट में आपकी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, जैसे आपका हाव भाव क्या है, आपकी रूपरेखा क्या है, आपका विषय कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, भाषा शैली कैसी है, शब्दों का सिलेक्शन कैसा है, ये सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं, उन्हीं के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। तो आप 3 मिनट में किस तरह से अपने भाषण को अच्छे से अच्छे स्तर का कंक्लूड करेंगे, निश्चित रूप से इन सारी बातों का आप ध्यान रखें। मैं पुनः एक बार आप सभी का और सम्मानीय मंच, सम्मानीय यहाँ के अधिकारियों का, सम्मानीय सभी लोगों का जिनकी वजह से ये सेवाएं मिली हैं, उनका, माननीय जी का, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय तोमर सर। और इसी उपलक्ष्य पे, इसी अवसर पर कार्यक्रम की प्रस्तावना हेतु आदरणीय निवेदन डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती जी से कृपया अभी पधारें। आप भारत सरकार राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम सलाहकार, उप कार्यक्रम सलाहकार एवं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय निदेशक हैं डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय खेल एवं युवा कार्य मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, मंच पर आसीन बहन रीता जी, आशीष जी, साथ में हमारे विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह जी, देवेंद्र जी और निर्णायक मंडल के सभी सम्मानित सदस्य, नेहरू युवा केंद्र के डायरेक्टर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ श्री राकेश जी, एनएसएस के कार्यक्रम समन्वयक राज्य एनएसएस अधिकारी मनोज अग्निहोत्री जी। जैसा कि आपको विदित है, भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर जो प्राचीर से लाल किले से 26 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 1 लाख ऐसे नौजवान युवा चाहिए तो पारिवारिक पृष्ठभूमि से राजनीति में ना हो।
उसी का चयन करने के लिए ये 6वीं श्रृंखला है। और इस 6वीं श्रृंखला में माननीय आपको अवगत कराना चाहूंगा, डिजिटल और फिजिकल, डिजिटल मोड में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। और डिजिटल मोड में पहला आवेदन करने का कार्यक्रम था, जो 1 मिनट का वीडियो माई भारत पोर्टल पर डालना था। देश का सबसे बड़ा अभियान 15 दिन चला, 75,000 लोगों ने इसमें प्रतिभागिता की और 75,000 बच्चों ने जिले लेवल पर जब उनका चयन होके आया तो जिले लेवल की प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसका उसका शीर्षक था एक देश एक चुनाव। और आज सौभाग्यशाली वो 200 विद्यार्थी हैं मध्य प्रदेश के जो राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भागीदारी कर रहे हैं। माननीय आपको अवगत कराते हुए बड़ी खुशी होगी, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डिजिटल आवेदन 7,500 मध्य प्रदेश ने किए हैं। 10% हमारी ग्रोथ रेट है, क्योंकि इसका कारण है हमारे शासन और तंत्र का पूरा पूरा सहयोग मिलना। और इस सहयोग की अपेक्षा के कारण ही हम लोग आज अग्रिम राज्य के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित कर पा रहे हैं। विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेशन किया, अपनी बात गागर में सागर भरने का प्रयास कर रहे हैं। यही विद्यार्थी केवल 3 चुनकर जाएंगे, जो लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी की देखरेख में 3 दिवसीय 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेंगे। और वहां माननीय लोकसभा स्पीकर सर और माननीय प्रधानमंत्री जी इन लोगों में से चुनकर प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। वो राशि भी 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हिंदुस्तान के सबसे अग्रिम ऐसे युवा हैं जो आने वाले समय की हमारे भारत की नीति और रीति बनाने वाले हैं। आज मंच पर इतने विवेकशील, गुणी, विद्वान हमारे निरीक्षक हैं, जो विधान परिषद से लेकर सरपंच से लेकर और लोकसभा तक की यात्रा कर चुके हैं और भविष्य में भी करेंगे। ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए एक विषय पे मैं आपसे हाँ करवाना जरूर चाहूंगा। मैं कुछ बोलूंगा, उसके बाद आप केवल इतना बोल दीजिएगा, एक देश एक चुनाव। समय बचाए, अनुशासन लाए, विकसित कार्यों को तेज करे, बार बार की अधिसूचना से मुक्ति, निर्णय लेने में सरलता, मजबूत देश, लोकतंत्र को मजबूत करने का काम। इतना बड़ा विषय माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना से एक समय ऐसा होता था माननीय कि युवा समस्या देने का काम करते थे। अब समय आ रहा है हम चिंतन करके देश को राजनीति में इस परिवर्तन को लाने के लिए अपना जनमत तैयार कर रहे हैं। और इकोसिस्टम के कारण आने वाले कुछ समय में ये एक अध्यादेश के रूप में हमारे बीच आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। युवा इसमें साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय सर। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव और आप सबके निर्णायक, जो आप सबको 2 दिनों तक सुनेंगे और जिनका दीर्घकालिक अनुभव संसदीय ज्ञान परंपरा को लेकर है। और मैं तो वर्षों से उन्हें, जब से प्रतिभागी कॉलेज स्टूडेंट था तब से देखता हूं, सर संसदीय ज्ञान के माध्यम से चाहे संसद की जो कार्यवाही हो, विधायिका की जो कार्यवाही हो, उसके लिए भी सदैव युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं देखने के लिए। आदरणीय अवधेश प्रताप सिंह सर से आग्रह कृपया भी पधारें और इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को संबोधित करें। माननीय प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश विधानसभा। आज के इस बहुत ही विशिष्ट आयोजन के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के खेल, युवक कल्याण और सहकारिता मंत्री, बहुत ही ऊर्जावान आदरणीय विश्वास सारंग जी, हमारे प्रदेश से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करने वाली और बाद में अब विधानसभा की सदस्य अति सम्मानीय माननीय अदिति पाठक जी, खातेगांव से सतत रूप से निर्वाचित विधायक आदरणीय आशीष गोविंद शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित संसदीय सलाहकार और छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, भारत सरकार के मंत्रालय से उप कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय डॉक्टर श्रोती जी, मेरे विधानसभा के साथी सचिव आदरणीय अरविंद शर्मा जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय अग्नोत्री जी और नेहरू युवा केंद्र के
निदेशक राकेश सिंह जी और सभी एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र के अन्य पदाधिकारीगण और युवा मित्रों, सबसे पहले तो मैं, चूंकि ये कार्यक्रम विधानसभा परिसर में आयोजित हो रहा है, तो मैं अपनी ओर से विधानसभा परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी पधारे युवा मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर पर भारत सरकार के खेल और युवा मंत्रालय का एक बहुत ही अद्वितीय कार्यक्रम है, जिसमें युवा साथियों को जोड़ करके संसदीय प्रणाली के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ नीतियों और उनकी जो नेतृत्व क्षमता है उसको सशक्त बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है। मैं सुन रहा था सभी युवा मित्र बहुत अच्छा बोल रहे हैं और काफी जानकारी उनको, चाहे संवैधानिक चीजों की हो या दूसरी हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी हो, उनके पास है। जैसा हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र की जो परिभाषा है, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे देश ने संसदीय प्रणाली को अपनाया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को अपनाया, और जिसका मूल आधार ये होता है कि उसमें मतदाता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम सभी जब मतदान के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो विधायिका के जो सदस्य बनते हैं, चाहे केंद्र की विधायिका संसद हो या यहाँ राज्य की विधानसभा हो, उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन व्यवस्था चलाई जाती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है मतदाता की। जैसे जैसे हम जागरूक होते जा रहे हैं, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। और कहा भी गया है कि कॉन्स्टेंट विजिलेंस इज द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। जितना मतदाता जागरूक होगा उतनी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहती है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है उसमें अगर जैसे माननीय मंत्री जी बैठे हैं, इनको मंत्री बनना है तो सबसे पहले इनको जनता के बीच जाना होगा। जनता चुनकर के यदि भेजेगी तभी आप मंत्री बन सकते हैं। वैसे 6 महीने के लिए प्रावधान है, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, हमारे जो पूर्वजों ने बहुत ही सोच समझकर इस व्यवस्था को अपनाया। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। मैं 2000 में एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दल में चयन हुआ था मेरा, जिसमें अलग अलग प्रोफेशंस के लोग थे और यूएस हम करीब 20 थे। तो उस समय क्लिंटन का जो था इलेक्शन चल रहा था और हमारे यहाँ आदरणीय वाजपेयी जी के नेतृत्व में 18-20 दलों की गठबंधन की सरकार थी। तो अमूमन इसी तरह से कोई आयोजन होते थे। कभी वकीलों ने कोई आयोजन रखा, कभी रोटरी क्लब के मेंबर्स ने रखा, कभी और बुद्धिजीवियों का रखा। तो अक्सर बाकी जो और दूसरे प्रोफेशंस के लोग थे, पत्रकार थे, डॉक्टर थे, उनका तो कम होता था, लेकिन हमारे ऊपर फोकस हो जाता था। वो कहते थे कि आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम और हमारे यहाँ के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो वो हमको सारा बताना पड़ता था कि हमारे यहाँ तो मंत्री बनने के लिए पहले जनता के बीच चुनना जरूरी है। आप तो किसी भी प्रोफेशनल्स को बना देते हो। तो एक जगह हम बात चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ तो 18-20 दलों का कोलिशन है और बहुत ही अनस्टेबल है, वो कभी भी गिर सकती है सरकार। तो देन व्हाई डोंट यू स्विच ओवर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो मैंने उनको कहा कि हमारे जो पूर्वजों ने था, उन्होंने दे प्रेफर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रादर देन स्टेबल गवर्नमेंट। उन्होंने उसको हमको उत्तरदायी शासन की व्यवस्था रखी, ना कि स्थिरता की। मैंने कहा रही जहां तक स्थिरता की बात है, तो जैसे जैसे डेमोक्रेसी मैच्योर होगी, हमारा यूथ उसके लिए तैयार होगा, तो पूरी तरह से वो सक्षम होगा कि आज पूरी जो है सभी स्पष्ट बहुमत के साथ सभी जगह सरकारें बनाएगा। और आज वो स्थिति है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, कहीं पर भी ना हंग पार्लियामेंट है ना हंग असेंबली है, हम सब इतने मैच्योर हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कैसे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मैंने कहा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऐसे है कि आपके यहाँ तो कोई प्रोफेशनल होता है, वो मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन हमारे यहाँ मैंने कहा उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनना जरूरी होता है। तो जनता के बीच जब चुन करके वो आता है, तो जनता की समस्याओं को, उनके कल्याण के बेहतर निर्णय वो लेता है, अपना कंट्रीब्यूशन वो हमारे देश और प्रदेश के शासन प्रणाली में उपयोग करता है। तो इस तरह से जनप्रतिनिधि की हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, उसमें दोहरी भूमिका है। जहां वो विधायिका के सदस्य होते हैं, वहीं वो कार्यपालिका के सदस्य भी बनते हैं। जैसे माननीय मंत्री जी बैठे हैं, फिर ये ब्यूरोक्रेसी की मदद से, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की मदद से अपना मंत्रिमंडल के चूंकि सदस्य बनते हैं, तो वहां फिर नीतियों के निर्धारण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये जो आयोजन आप कर रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पर जो हमारे युवा यहाँ बैठे हुए हैं, उनको लोकतांत्रिक प्रणाली के संबंध में जागरूकता होगी। उन्हें नीतियों कैसे निर्माण होता है, विधान कैसे बनाए जाते हैं, इसके संबंध में जब ग्रेजुअली आप सीखेंगे तो उसके संबंध में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो बहुत अच्छा आयोजन ये एनएसएस और नेहरू युवा केंद्र कर रहा है। इसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। और
मैं युवाओं को बस नहीं बस कहना चाहता हूं कि संवैधानिक मूल्यों की अभी बात कर रहे थे, सारी चीजों की बात कर रहे थे, लेकिन आज का जो वातावरण है बहुत ही प्रदूषित है। इसलिए इन मूल्यों के साथ साथ जो हमारे भारत के सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे चाहे पारिवारिक मूल्य हो चाहे सामाजिक मूल्य हो, उनको भी हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है। यदि हम उनको जीवन में साथ रख करके, अपने संस्कारों को साथ रख करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे यहाँ बताने के लिए धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय सर। और उद्बोधन के इस क्रम में मैं आग्रह करूंगा खातेगांव विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने जो तीसरी बार इस सदन में अपनी विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, लोकप्रिय विधायक आदरणीय आशीष गोविंद शर्मा जी से आग्रह करके भी पधारें और सभी युवाओं को संबोधित करें। मध्य प्रदेश विधानसभा के इस मानसरोवर सभागार में उपस्थित हम सबके यूथ आइकॉन, जिनके साथ युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता के रूप में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की नगरी भाभरा से लेकर समूचे मध्य प्रदेश में क्रांतिकारियों की कर्मस्थली पर हजारों युवाओं के साथ राष्ट्रवाद की लहर को उत्पन्न करने का काम किया। इसे मध्य प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री परम सम्माननीय विश्वास सारंग जी, हमारी बड़ी बहन पूर्व सांसद वर्तमान विधायक आदरणीय रीति पाठक जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव सम्माननीय एपी सिंह साहब, दिल्ली से पधारे डॉक्टर अशोक श्रोत्री जी, सम्माननीय देवेंद्र वर्मा जी, नेहरू युवा केंद्र से सम्माननीय राकेश तोमर जी, परम सम्माननीय मनोज अग्निहोत्री जी, आदरणीय अरविंद शर्मा जी और उपस्थित मध्य प्रदेश भर से पधारे समस्त छात्र छात्राओं। निश्चित ही माइक पर बोलना, हजारों लोगों की भीड़ को संबोधित करना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, खास करके जब हम पहली बार किसी ऐसे आयोजन में बोल रहे होंगे। लेकिन वक्तृत्व कला का विकास एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। यदि हजारों लाखों श्रोता हैं जिनको हमें विचारों से प्रभावित करना है, जिन्हें किसी एक उद्देश्य के लिए लगाना है, तो उन सबको समझाने के लिए एक अच्छे वक्ता की आवश्यकता होती ही है। इसलिए मनुष्य को भगवान की दी हुई यह विशेष नेमत है कि वो अपने हाव भाव से, अपने शब्द विन्यास से लाखों करोड़ों लोगों को आंदोलित कर सकता है, उन्हें किसी विचार से जोड़ सकता है, किसी भावना से जोड़ सकता है। और अच्छे वक्ताओं की समाज में, राष्ट्र में न सिर्फ उल्लेखनीय पहचान बनती है, बल्कि उनके शब्द, उनका उद्बोधन, उनका भाषण एक ऐसी क्रांति का जनक होता है जिसकी आवश्यकता समाज और देश को कभी कभी पड़ती है। आज मोबाइल का युग है और इस कारण से पूरी दुनिया के विचार, पूरी दुनिया की घटनाएं आपके फोन पर आपको तुरंत उपलब्ध हो जाती है। इसलिए लाखों की भीड़ किसी को सुनने के लिए इकट्ठी होना आज मैं असंभव मानता हूं। लेकिन जब आपातकाल का दौर था, मोबाइल क्रांति, टेलीविजन की क्रांति इतनी नहीं थी, तब बिना किसी शामियाने के, बिना किसी टेबल कुर्सी के वक्ताओं को सुनने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग उमड़ते थे और वहां से जिस विचार का सूत्रपात होता था वो नीचे तक जाता था। इसलिए अच्छा वक्ता होना हर कोई चाहता है, लेकिन अच्छा वक्ता बनने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। आज हम और कल आप सब लोगों की वक्तृत्व कला को यहां से बैठकर देखेंगे और हमारा प्रयास होगा कि अच्छे से अच्छा वक्ता जो निर्भीकता से अपनी बात को रख सकता है, जो रटकर नहीं आता, जिसके दिमाग से विचार उत्पन्न होते हैं और वो शब्दों के माध्यम से सब तक पहुंचते हैं। और
अच्छा वक्ता होना, उसकी सबसे बड़ी कसौटी यही है कि वो जो कुछ जानता है उन्हें बिना देखे बता सके, अच्छे शब्दों में बता सके, जो आसानी से समझ में आ सके, बिना रुके, और उसका जो आत्मविश्वास है, उसकी आंखों की जो चमक है, उसके चेहरे का जो भाव है, वो शब्दों के साथ साथ लोगों को अपनी भाव भंगिमाओं से, अपने व्यक्तित्व से भी प्रभावित कर सके। किसी पढ़ी हुई चीज को बोलना अलग बात है, लेकिन तुरंत फुरंत शब्दों को निकालकर अपने उन शब्दों से लोगों को प्रभावित करना दूसरी बात है। इसलिए मुझे विश्वास है कि प्रदेश भर के उत्कृष्ट वक्ता यहां पर आए हैं। आप विश्वास रखिएगा। हम सब पहली बार इतने लोगों के सामने बोलने में घबराते हैं, संकोच करते हैं, लेकिन ये डर जिस दिन निकल जाएगा उस दिन आप सबसे अच्छे वक्ता होंगे, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसलिए निर्भीकता से अपनी बात को रखिएगा। जितना आप जानते हैं, जितना समझते हैं, उसको 3 मिनट में इन लोगों के सामने प्रस्तुत करना गागर में सागर भरने के समान है। इसलिए जो गागर में सागर भर देगा वही यहां का विजेता होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शर्मा जी। और आपने भी गागर में सागर भरने जैसी बात यहाँ पर कही है। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने जिला पंचायत से लेकर संसद तक अपनी आवाज को रखा, और इस सदन में भी जिनकी आवाज गूंजती रहती है, सीधी की लोकप्रिय विधायक और यहाँ पर हम सबके बीच में निर्णायक के रूप में विराजमान श्रीमती रीति पाठक जी से विनम्र आग्रह कृपया भी आए और हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय रीति पाठक जी। विकसित भारत के युवा संसद में मार्गदर्शक बनने आए हमारे युवाओं की उपस्थिति में आज के इस मंच को जो सुशोभित कर रहे हैं, एक ऐसे युवा जिन्होंने सिर्फ भोपाल में युवा के रूप में अपने आप को प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित नहीं किया, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और मैं तो कहूंगी कि पूरे देश में जिनका नाम एक सशक्त युवा के रूप में, जो आज मंत्री के नाते यहां पर मुख्य अतिथि को के पद को सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे खेल युवा और कल्याण मंत्री, और जिनके पास एक और मंत्रालय भी है, सहकारिता मंत्रालय। आदरणीय विश्वास सारंग जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं अपने युवाओं से कहूंगी कि अपने उत्साह का परिचय दें और एक जोरदार ताली बजाकर हमारे युवा मंत्री का स्वागत करें। हमारे छोटे भाई और तीसरी बार विधायक रहे, जो बहुत प्रखर वक्ता है। आज तो जब वो मंच से बोल रहे थे तो मैं सोच रही थी कि आशीष भैया इतने शांत और कैसे, लेकिन जब वो बोलते हैं तो विषय निकल कर आता है, एक संचार होता है, और एक वो जो तरंग निकल कर, जिसे हम इंग्लिश में करंट बोलते हैं, उसका एहसास सबको होता है। खातेगांव से तीसरी बार के विधायक, ऊर्जावान सम्मान्य आशीष जी, हमारे विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह जी, सचिव अरविंद शर्मा जी, संसदीय व्यवस्थाओं को जो देख रहे हैं सलाहकार के रूप में, और जो छत्तीसगढ़ के पूर्व में प्रमुख सचिव रहे हैं, सम्मानित देवेंद्र वर्मा जी का यहां पर पदार्पण हुआ है। सम्मानीय राजकुमार श्रोते जी उप कार्यक्रम अधिकारी, सम्मानीय राकेश तोमर जी नेहरू युवा केंद्र के निदेशक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रूप में, राजकुमार वर्मा जी यहां पर विशेष जिम्मेदारी के साथ जिन्होंने हम सबको आमंत्रित किया है और इस व्यवस्था में हम सबको सहभागी बनाया है। हमारे
पूर्व विधायक राम प्रताप जी नीचे बैठे हुए हैं और मंच पर बैठे हुए सम्मानीय अग्निहोत्री जी और बहुत सम्मानीय मंच, मेरे समक्ष उपस्थित इस कार्यक्रम के लिए अपने परिवार से अपनी क्षमता का परिवार से अनुमति लेकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए जिन्होंने यह संकल्प लिया है कि हमारे 2047 के विकसित भारत की संरचना कैसी होगी, आजादी के 75 वर्ष के बाद हमारी संवैधानिक व्यवस्था में हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, इसको हम 3 मिनट में कैसे प्रस्तुत कर पाएंगे। अपने शब्दों के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, अपने वक्तव्य के द्वारा ऐसा प्रण लेकर, ऐसा संकल्प लेकर जो आज यहां पर उपस्थित हैं, मैं अपनी तरफ से उनका स्वागत भी करती हूं और वंदन भी करती हूं और उनका अभिनंदन भी करती हूं, क्योंकि वो हमारे प्रदेश के नहीं बल्कि हमारे देश के भी युवा हैं और इसके बाद जिनकी यात्रा देश तक होगी। और मैं ऐसा मानती हूं कि इस यात्रा में जो आगे बढ़ेंगे वो भी, जो आगे बढ़ने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से तैयार होंगे वो भी, उन सब को ईश्वर को और हम सब का आशीर्वाद उनके साथ है, क्योंकि उनकी ये यात्रा अनवरत आगे ससम्मानित रूप से बढ़ती जाए। यहां पर उपस्थित जो हम सबके ये इस कार्यशैली को निष्पक्ष रूप से जनता तक और आम जनों तक पहुंचाएंगे, हमारे मीडिया के बंधुगण नरेंद्र मिश्रा जी यहां पर बैठे हैं, जिनकी विशेष जिम्मेदारी है विधानसभा के कार्यशैली के लिए। और फिर से एक बार संबोधित करूंगी हमारे युवा, जहां पर हमारी बेटियां भी हैं, हमारे बेटे भी हैं, हमारे प्रदेश के युवा हैं, जो भविष्य के सपनों को लेकर यहां पर प्रदेश और देश को सजाने के लिए, संवारने के लिए अपने शब्दों से तैयार बैठे हुए हैं। आप जब बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कभी कभी तो मुझे लगा, विश्वास भैया, कि मजे हुए राजनेता यहां पर खड़े, ये हाथों के तरीके, ये वक्तव्यों की शैली, ये चेहरे के हाव भाव, लग ही नहीं रहा था कि ये हमारे वो छात्र हैं जो इस मंच पर आकर 3 मिनट में अपने शब्दों को रखने के लिए तैयार हैं। बेहतरीन, बहुत अच्छा। जो कहीं कुछ बीच में रुके उनको भी मैं सल्यूट करती हूं, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है वहां से उठकर डाइस पर आकर अपनी बातों को बोलना। मुझे याद आता है कि बहुत बड़े राजनेता से मैंने पूछा था, जब मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में जब मैंने अपनी राजनीति शुरू की थी, मैंने पूछा, दादा आपको डर लगता है क्या डाइस पर जाने से? मैं तो जब डाइस पे जाती तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। कान में आकर उन्होंने बोला, सच बताऊं, डाइस में जाने से हर किसी को डर लगता है, लेकिन जब बोलने लगो, सच्चाई को सामने रखने लगो और कुछ ऐसा सच हो जिसको आवाज बनाकर आपको नीचे तक, जमीन तक और देश तक और प्रदेश तक पहुंचाना है, तब कोई डर नहीं लगता। और ये काम, इस काम की जिम्मेदारी आज आपके ऊपर है। नेहरू युवा केंद्र को मैं धन्यवाद देती हूं कि जिसने हमारे प्रदेश के बच्चों को आमंत्रित किया, इनको उत्साहित किया, इनके क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए इस डाइस का, इस मंच की व्यवस्था की और इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और इनकी यात्रा यहां तक नहीं है, इनकी यात्रा देश तक है। और मैं ऐसा मानती हूं, जब मैं वहां पर बैठकर सुन रही थी तो मुझे ये लग रहा था इसमें से कई बच्चे IAS, IPS, जिनकी बोलने की शैली अलग अलग होती थी, और कई बच्चे बड़े राजनेता, सांसद, विधायक, मंत्री बन के निकलने वाले हैं। तो मुझे लगा मैं किसके किसके चेहरे याद रखूं, क्योंकि ये एक इंट्यूशन से जो अंदर से आता है। ये मंच सबको नहीं मिलता, इस मंच की प्रेरणा सबको नहीं मिलती। धन्यवाद करिए अपने माता पिता का, जिन्होंने आपको ऐसे संस्कार दिए, जिन्होंने आपको ये प्रेरणा दी, जिन्होंने आपको ये जज्बा दिया, जिन्होंने आपको ये आत्मबल दिया कि आज आप आकर उनके सहयोग से
और धन्यवाद करिए, नमन करिए अपने उन गुरुओं का जिनके पढ़ाई गए उस शिक्षा से, दिए गए उस शिक्षा से आप जो भी शब्द निकाल पा रहे हैं, मैंने माना ये आपका आत्मबल होगा, ये आपकी क्षमता होगी। लेकिन बिना गुरु के प्रेरणा से, बिना माता पिता के आशीर्वाद से और बिना बड़ों की शुभकामनाओं से कोई भी चीज संभव नहीं है। इसलिए इन चीजों को साथ लेकर चलना है। आज जब हमारे बच्चे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वो 11 बिंदु पर बोल रहे थे, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे 8-8, 9-9 बिंदु तक पहुंच गए थे। एपी सिंह साहब, आपने देखा होगा, शर्मा जी आपने भी देखा। क्योंकि समय की बाध्यता थी, कुछ बच्चों ने उसको कविताओं के माध्यम से, कुछ बच्चों ने जुगलबंदी के माध्यम से इतनी सुंदर प्रस्तुति दी कि मैं आपको सच में नमन करती हूं। ये बहुत सामान्य बात नहीं है, असामान्य है, आप अद्भुत हैं, असाधारण है। लेकिन जिन नियमों के साथ हमें चलना है, उन नियमों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर चलना होगा। विजेता कोई 1, 2 या 3 ही बनेगा। प्रथम, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के स्तर पर ही हमको चुनाव करने हैं। लेकिन आत्मबल के साथ, और जब हम इस डाइस पर खड़े हों तो हमें लगे कि हमसे बेहतर शायद ही कोई हो, और हमें अपने देश के लिए बोलना है। 2047 के उस यशस्वी प्रधानमंत्री, उस यशस्वी नेतृत्व के उस विजन पे बोलना है, उस सोच पर बोलना है, जिन्होंने साबित कर दिया कि देश के युवा के बिना देश को विकसित करना असंभव है। देश के विकास की सोच को पूर्ण करना असंभव है। ये संविधान हमारी प्राणवायु है। जब कई युवाओं ने यहां पर अंबेडकर साहब को याद किया, यहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी के उस निर्णय को याद किया, तो एक चीज मैं भी याद करना चाहती हूं। इस बार का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का होने वाला था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई सोच के तहत देश में मध्य प्रदेश से गए हुए 7 सांसदों को चुना, और 7 सांसदों में एक मैं भी थी, जिसे मध्य प्रदेश जाकर नेतृत्व के माध्यम से चुनाव लड़ना था। लेकिन मैं ये इस बात को इसलिए ले रही हूं कि जब मैं आई, तुरंत उसके पहले ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो 27 साल पूर्व का लंबित अधिनियम था, संवैधानिक व्यवस्था के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्राथमिकता से बढ़ाए गए उस कदम से उस बिल को मैं पास कर आई थी, उस सदन में प्रत्यक्षदर्शी बनी थी। तो ये संविधान की हमारी खूबसूरती है, और संविधान हमारा तब और खूबसूरत होता है जब एक अच्छा नेतृत्व करता, चाहे वो देश का हो, चाहे वो प्रदेश का हो, चाहे वो क्षेत्र का हो, चाहे वो जिले का हो, चाहे वो एक छोटे से जनपद का हो, एक अच्छा नेतृत्व करता हमारी संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस जन के लिए, जनता के लिए, जमीन के लिए अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ हम सबके समक्ष होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है लोकतंत्र की इस खूबसूरती को बनाए रखना, अपने शब्दों में इन चीजों को समाहित करना कि आज हमारा देश कहां है। आज हमारा देश विकसित भारत हो चुका है। आज हमारा देश विश्व गुरु की राह पर अग्रसित हो चुका है। आज यशस्वी नेतृत्व के कारण, चाहे वो देश के हों, चाहे वो प्रदेश के हों, हमारा देश सबको साथ लेकर, सबके विश्वास के साथ विकास करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके दिए गए वक्तव्यों के लिए मैं आपकी बहुत सराहना करती हूं। जो हमारे और प्रतिभागी यहां पर बैठे हुए हैं, उनके वक्तव्यों की श्रेणी और अच्छी होगी, नियम के अनुसार होगी, इसकी मैं कामना करती हूं। और आप सबको मैं शुभकामनाएं भी देती हूं और बधाई भी देती हूं यहां पर पहुंचने के लिए, क्योंकि फिर से कहती हूं कि सामान्य नहीं है। और बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप सबने देखा कि जब आपके निर्णायक भी बोल रहे हैं तो वे कला उनमें भी आप सब देख सकते हैं, वो अभिव्यक्ति आप रीति जी में भी देख रहे थे।
अब मैं आज के इस अवसर पर बड़े ही आदर और सम्मान के साथ, जिनका मार्गदर्शन हमें सदैव प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश शासन के माननीय खेल एवं युवा कल्याण सहकारिता मंत्री आदरणीय विश्वास सारंग जी से विनम्र प्रार्थना, कृपया आप सब जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। वो स्वतः ही पधार चुके हैं, कृपया हम सभी को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन कर रहे बंधु ने कहा कि तीनों टीयर पर काम किया है। पंचायत में भी अपनी आवाज जनता के लिए बुलंद की, लोकसभा भी पहुंची और अब विधानसभा में भी अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व बहुत दृढ़ता के साथ कर रही हैं। ऐसी हमारी बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय रीति पाठक जी, मेरे साथ युवा मोर्चे में लंबे समय से काम करने वाले, जमीन से जुड़े हुए एक ऐसे नेता जिनका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो बहुत संसाधन वाले परिवार से नहीं है, पर अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से विधानसभा में पहुंचकर लगातार तीसरी बार अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए एक सफल विधायक के रूप में मध्य प्रदेश में अपना नाम रोशन करने वाले आशीष भाई, आशीष शर्मा जी, पीएस विधानसभा, जितने सुदर्शन है उतने विचार भी दृढ़ता के साथ रखते हैं, आदरणीय अवधेश प्रताप सिंह जी, आदरणीय देवेंद्र वर्मा जी, आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार जी, आदरणीय राकेश सिंह तोमर जी, आदरणीय राजकुमार वर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर मनोज कुमार जी, हमारे पूर्व विधायक जी, मेरे साथ आए हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम लखन मीणा जी, और इस कार्यक्रम में मैं समय से पहुंच जाऊं इसलिए मेरे को लगातार डंडा करने वाले नरेंद्र मिश्रा जी, जो बहुत व्यवस्थित रूप से विधानसभा का संचालन करते हैं, और यहां पर उपस्थित सभी युवा साथियों। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, और क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे वक्तव्य रखने वाले वक्ता हैं और बहुत सुव्यवस्थित और बहुत मजबूत ज्यूरी भी है, तो मैं तो इन बीच में अपने आप को बहुत कमतर महसूस कर रहा हूं। आई एम नॉट वेरी गुड ऑरेटर, मैं बहुत अच्छा बोलता नहीं हूं, पर मैं यहां देख रहा हूं युवा साथियों की। देखिए, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं, हमें एक चीज शायद कुंडली में, क्योंकि देखिए रीति जी हो, आशीष जी हो, हम सब यदि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए हैं, ये देखो बेटी अभी से तैयारी कर रही है, वाह शाबाश, ये वाली तैयारी कर रही ना, गुड, ये रिपीट कर रही थी। मंच बनाए इसलिए जाता है कि दर्शक सब दिखते रहे ऊंचा, तो नहीं मैं तो हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति यदि राजनीति में आते हैं तो हमारी कुंडली में योग है, जब भी तो राहु का बड़ा अच्छा प्रभाव रहता है, इसलिए हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आ जाते हैं। तो हमारी कुंडली में एक योग और होता है कि हमें बॉडी लैंग्वेज पढ़ना आती है। जो बॉडी लैंग्वेज है बड़ा अच्छा शब्द है। बॉडी लैंग्वेज सुनाई नहीं देती, ये महसूस की जाती है व्यक्ति के हाव से, भाव से, व्यक्ति की चलने ढलने के चाल से। तो हम बॉडी लैंग्वेज समझने वाले लोग हैं। तो मुझे जब मैं इस सदन में आया, मैंने 3 हमारे युवाओं का विचार सुने, और जब मंच पर बैठा तो हमारे जो वक्तव्य दे रहे थे उसके बाद आपके हाव भाव देखे तो मुझे लग गया कि ये सदन पूरी तरह जिंदा है, जीवित है। क्योंकि हम, जैसा हमने कहा ना, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हमें पता लग जाता है, कोई आता है स्वागत होता है, अब बुके दिया, माला पहनाई, पता लगता है कि इसने हाथ से पहनाई या दिल से पहनाई।
कोई मरा मरा आता है, कहां से आ गए, कहां बुला लिया। तो मैं ये दृढ़ता के साथ कहता हूं, तो भावना से, शरीर से और आत्मा से इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, और यही सबसे अच्छा आगे के लिए सही दिशा है। भाई और साथियों, युवा साथियों, ये एक वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है। आप इसको कमतर मत समझना। यहां पर आना, 3 मिनट में अपनी बात कह देना, आया होगा, कोई समझ के आया होगा, किसी ने अपने टीचर को फॉलो किया होगा, किसी ने स्वाध्याय किया होगा, किताबें पढ़ी होंगी, कोई कविता याद करके आया होगा, किसी ने कोई शेर याद किया होगा, किसी ने हो सकता है कोई बहुत आईटी से भी होगा तो किसी के बहुत अच्छे लोगों के भाषण को यूट्यूब में देखकर उसको फॉलो किया होगा। पर इसको कमतर मत समझना। ये किसी कॉलेज, किसी स्कूल की वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि 2047 जब हम हिंदुस्तान की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेंगे तो ये देश कैसा होगा। क्या ये देश चंद ब्यूरोक्रेट के हिसाब से बनेगा? क्या ये देश केवल संसद में, विधानसभा में पहुंचने वाले राजनेताओं के कारण बनेगा? क्या उन्हीं का विचार, क्या उन्हीं का भाव, क्या उन्हीं के हिसाब से ये देश आगे बढ़ेगा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, यदि इस देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है तो इस देश की आम जनता का विचार विमर्श, उसकी आशा, उसकी आकांक्षा, ये भी इसमें समाहित होनी चाहिए। और यदि 2047 की बात करें, मुझे अपना तो मालूम है, मंच के लिए मैं ये बात नहीं बोलूंगा, आप सब तो दीर्घायु हो, सैकड़ों साल जियो, पर हो सकता है 2047 तक हम ना रहें। वैसे आई एम क्वाइट यंग, ऐसा मत सोचना कि मैं बुड्ढा उड्ढा हूं, पर 2047 में मैं ये ताकत के साथ कह सकता हूं कि आज जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जरूर रहेंगे। और इसलिए ये जो पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, ये प्रोग्राम इसीलिए डिजाइन किया गया है। मैं बिल्कुल दावे के साथ नहीं कहूंगा कि इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले कितने राजनेता बनेंगे, कितने पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे, पर यदि इस देश का युवा किसी भी विधा में रहते हुए भी यदि इस देश के भविष्य के निर्धारण के लिए कुछ विचार करेगा, तभी विवेकानंद का सपना साकार होगा और ये देश विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। भाई और साथियों, ये 2 दिनों पर जो आप अपने विचार रख रहे हैं उसका विषय है संविधान के 75 वर्ष, अधिकार कर्तव्यों की प्रगति यात्रा। बहुत सुंदर विषय है। निश्चित रूप से यहां पर युवाओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए होंगे। ये देश उस संविधान के हिसाब से चलता है जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है लिखित रूप में। हम 395 अनुच्छेद का पालन करते हैं, हम अलग अलग उपविधियों का पालन करते हैं। देश में बहुत सारे संविधान में परिवर्तन हुए, लोकतंत्र हमारा मजबूत है, ये पूरी दुनिया ने माना है। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया हुआ शासन प्रशासन, ये इसका मूल है। पर मुद्दा यही आता है कि क्या जनता का प्रशासन जनता द्वारा, जनता के लिए, क्या ये मूर्त रूप ले रहा है? ये राजनीतिक मंच नहीं है, पर एक आजाद हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 में के बाद इस देश का जो संचालन होना था शायद वो नहीं हो पाया। शायद वो आशा आकांक्षा जो हमारे क्रांतिकारियों के मन और मस्तिष्क में थी इस देश की आजादी के लिए, शायद वो पूरी नहीं हुई। ये राजनीतिक बात नहीं है, क्या हुआ, क्यों हुआ, इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं। पर भाइयों और साथियों, आज जगने का जरूर समय है। हमें यह विचार करना पड़ेगा कि आजादी के 100 वर्ष जब 2047 में पूर्ण होंगे तो ये देश कैसा होगा। आजादी के पहले एक शायर ने कहा था, वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में और ना समझोगे। ये जल्दी कर दी, पूरा तो हो जान दो। वतन की फिक्र करना दा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में और ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। ये लिख के गए थे।
और भाई और साथियों, हमें विचार करना पड़ेगा। अभी कहीं ना कहीं एपी सिंह साहब ने उस पर इंगित किया, केवल भारत मां के जयकारे लगा देने से काम नहीं चलेगा, वह जयकारे को मूर्त रूप जमीन पर उतारना पड़ेगा। हम संविधान का पालन करते हैं, इसके भाषण देने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने मन और मस्तिष्क में यह बात उतारनी पड़ेगी। हम यदि इस देश के लिए जीने का संकल्प लेते हैं तो हमें अपने मूर्त रूप में उतारना पड़ेगी। एक बार युवाओं के कार्यक्रम में इसी तरह बहन भाषण दे रहा था। मैंने कहा कि आजादी के पहले नारा था कि इस देश के लिए मरना होगा, अब नारा परिवर्तित हो गया। मैंने कहा अब आजादी के बाद नारे में आ गया है कि इस देश के लिए जीना होगा। इन जैसे युवा नहीं थे, एक कोई शरारती युवा था, वो खड़ा हो गया, उसने कहा नेताजी हम भी जीना चाहते हैं, बताओ कैसे जिए। मैंने कहा बात तो बहुत मौजू है, बहुत सही बात है। मैंने एकदम से विचार किया, मैंने कहा भाई तूने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देश के लिए जीने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो इस देश के लिए जीने के लिए बहुत आवश्यक रूप से पूरी हो जाती है। मैंने कहा ये हॉल में आज मैं भाषण दे रहा हूं, कार्यक्रम समाप्त होगा, आभार प्रदर्शन होगा, हम लोग मंच से उतरेंगे, हम बाहर जाएंगे, तुम बाहर जाओगे। इस हॉल का जो सबसे आखिरी व्यक्ति इस हॉल के बाहर जाए, वो लाइट का यदि स्विच बंद कर दे और लाइट बुझा दे, यही देश के लिए जीना हो। बहुत छोटी छोटी बातें हमारे इर्द गिर्द घूम रही हैं। उसके लिए रॉकेट साइंस की, उसके लिए सेमिनार की, सिंपोजियम की, विचार की, विमर्श की जरूरत नहीं है। मैं बदलूंगा, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ये देश 140 करोड़ यूनिट का देश है। आप आशीष, आप रीति, आप विश्वास, आप अवदेश नहीं हो, आप इस देश के एसेट हो। ये मत सोचना कि हम 2.5 हाथ के हार्ड मास के पुतले हैं, केवल हाथ पैर नहीं। दीनदयाल जी ने कहा था कि व्यक्ति ये केवल हार्ड मास का पुतला नहीं है, शरीर के ऊपर उसका मन है, मन के ऊपर उसकी बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर उसकी आत्मा है। ये देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक यदि 140 करोड़ देशवासियों को रखता है तो वो देश है। ये आशीष, ये इब्राहिम, ये परमजीत, ये विश्वास, ये है देश। इसलिए आप नहीं हो, आप इस देश के एसेट हो, इस देश की पूंजी हो। इसलिए देश के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ कर लो। देश के लिए जीना है, अपने लिए जी लो। अपने लिए जीने का मतलब कि अच्छे और सच्चे नागरिक बन जाओ। मैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने एक स्कूल में गया। आप भी शायद उस दौर से गुजरे होंगे, आजकल बहन पता नहीं लगता। देवेंद्र जी, स्कूल में बच्चे का इंटरव्यू हो या ना हो, उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू जरूर होता है। अब ये थ्योरी मुझे समझ में नहीं आई क्यों होता है, पर भैया अब स्कूल में एडमिशन कराना है तो हम भी गए। मैं और मेरी पत्नी गए, वो एक बड़ा हॉल में हम लोगों को बिठा दिया गया। अलग अलग पेरेंट्स का नंबर आ रहा था। उससे पहले हमें बोला कि आप एक प्रोफार्मा है, वो भी आपको भरना पड़ेगा। मेरी पत्नी वो प्रोफार्मा भर रही थी, उसमें करीब 22 पॉइंट थे। नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ऑक्यूपेशन, फला 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 करके 17वें नंबर पर लिखा था कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। मेरी पत्नी ने 16 नंबर तक सब कुछ लिख दिया। 17वें नंबर पर जैसे ही आया तो उन्होंने वो प्रोफार्मा मेरी तरफ सरका दिया। मैंने पढ़ा कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो। मैंने सोचा अभी ये ना इंच में है ना फुट में है, मैं क्या जानूं कि मैं इसको क्या बनाऊंगा। मैंने आसपास अरविंद जी झांक कर देखा, कोई लिख रहा था आईएएस ऑफिसर, कोई लिख रहा था आईपीएस ऑफिसर, कोई लिख रहा था इंजीनियर, कोई लिख रहा था डॉक्टर। मैंने कहा एट द टाइम ऑफ एडमिशन यदि मैं विचार करूंगा कि मैं इसको क्या बनाना चाहता हूं तो ये शायद जल्दबाजी हो जाएगी। मैं सोचता रहा क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। 2 मिनट बाद मेरे दिल से एक तरंग निकली, मेरी कलम चली और मैंने लिखा अ ट्रू इंडियन, एक सच्चा भारतीय। मुझे लगा मेरा बच्चा इंजीनियर बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि वो इस देश का अच्छा और सच्चा नागरिक बन गया
तो उसका भी जीवन सुधर जाएगा, मेरा परिवार भी सुधर जाएगा और इस राष्ट्र का भी निर्माण होने में उसकी आहुति लग जाएगी। इसलिए युवा साथियों, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, इस समाज, इस राष्ट्र के लिए जीने के संकल्प के साथ इस बात को जीना है। किसी ने कहा है, जिंदगी आग पे चलने की कहानी है। जिंदगी आग पे चलने की कहानी है, जिंदगी मौत की भूली हुई निशानी है। अपने मतलब को तो सब जीते हैं, सब मरते हैं, खुद को औरों पे मिटा दे वो जिंदगानी है। केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने करियर के लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, केवल अपने अधिकार के लिए नहीं, बल्कि इस देश, इस समाज के लिए जियो। आजादी के 75 वर्ष बाद के संविधान, उसके अधिकार, कर्तव्य और उसकी प्रगति यात्रा पर आपके विचार यहां आपको रखना है। पर ये विचार केवल वाद विवाद, प्रतियोगिता तक सीमित ना रहे। इनको आत्मसात करो। ये सुनिश्चित करो कि यदि हम इस देश के नागरिक हैं तो अधिकार के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का बोध भी होगा। और बहुत जोरदार बात है, अधिकार और कर्तव्य कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपका अधिकार किसी दूसरे का कर्तव्य होगा और आपका कर्तव्य हो सकता किसी दूसरे का अधिकार होगा। इसलिए यदि हमने अधिकार की परिपूर्णता पर विचार किया तो हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमें कर्तव्य का भी परिपूर्णता पर विचार करना ही होगा। ये देश बड़ा देश बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उन्होंने कहा था कि वतन की फिक्र करना दाम मुसीबत आने वाली है, तो किसी शायर ने यह भी लिखा है कि एक करण न्यूर की जुल्मात पर भारी होगी, रात उनकी है मगर सुबह हमारी होगी। इसलिए युवा साथियों, कोई निराशा की बात नहीं है। जो नेतृत्व आज इस देश में काम कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसने एक नई आशा की किरण हमारे देश में प्रफुल्लित की है। ये देश बड़ा देश बनने वाला है। आप सब और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उस दौर में जी रहे हैं जब इस देश में नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है। इसलिए युवा साथियों, मैं तुम्हें आह्वान करना चाहता हूं, टेक्निकलिटी पे नहीं जाऊंगा, कैसा बोलो क्या बोलो, क्योंकि वो तो आप लोग तैयारी से आए हो और ज्यूरी मेंबर्स बड़े खतरनाक हैं, ये लोग ध्यान रखना। पर एकदम हर चीज देख रहे थे, मैंने देखा और मैंने सबसे पहले यही बोला, भैया जब मैं बोलूं तो घंटी हटा देना, मुझे टिन टिन ना हो जाए। तो आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, इस पर मैं नहीं बोलूंगा, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो बोलो उसमें आत्मसात जरूर करना। ये वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने तुम्हें आह्वान किया है, तुम्हें यह जिम्मेदारी दी है कि 2047 का ये देश कैसा बनेगा, इस पे बारे में विचार करो। और आपका ये जो सबमिशन है ना, ये केंद्र सरकार तक जाएगा, इस पर काम होगा। नीति आयोग काम कर रहा है 2047 में इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, इस देश की शिक्षा, इस देश का खेल, इस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, इस पर काम हो रहा, बहुत सीरियस एफर्ट चल रहा है। इसलिए युवा साथियों, ये 2 दिन आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण दिन, आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपको ये मौका मिला है कि आप इस देश के नवनिर्माण में अपना कहीं ना कहीं योगदान दे सकते हैं। इसलिए ये 2 दिन केवल इसलिए मत बिता देना, और केवल ये 2 दिन नहीं, जो जीतेगा उसको बधाई, पर जो जीत नहीं पाया वो कमतर नहीं है, क्योंकि आपने जो सोचा है, जो विचारा है, जो प्रस्तुति की है, उसको आत्मसात करो और ये सुनिश्चित करो कि हम सब मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करेंगे, एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। हम ये ताकत के साथ सुनिश्चित करेंगे कि 2047 में यदि हिंदुस्तान इस विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने तो हम अपने बेटे, अपने बेटी, अपने पोते, अपने पोतियों को ये कह सके कि हाँ, मैंने भी इसमें योगदान दिया है, सार्थक आहुति दी है। ये जरूर हमें विचार करना। युवा साथियों, मैं तुम्हें आह्वान करता हूं, ये भारत सुनहरे भारत की ओर जाने वाला है। ये भारत स्वर्णिम हिंदुस्तान बनने वाला है। हर एक क्षेत्र में हिंदुस्तान का दबदबा है। प्रसन्नता की बात है, यूक्रेन और रूस का युद्ध होता है, विराम की बात आती है तो कौन नेता सामने आता है? नरेंद्र मोदी। पर्यावरण संरक्षण की बात आती है, किस नेता के बारे में सोचा जाता है? नरेंद्र मोदी। ऐसा नेतृत्व जिसको दुनिया मान रही है, ये हम सबका सौभाग्य है। इसलिए पूरी ताकत के साथ लगिए। ये वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है, ये विचार है। विचार के माध्यम से इस देश के आगे आने वाले रोड मैप को तैयार करने वाला ये पूरा प्रकल्प शुरू हुआ है। मैं बहुत बधाई दूंगा आयोजनकर्ताओं को और इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहां बुलाया और इतने व्यवस्थित लोगों से मिलने का मौका दिया। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इसलिए शुभकामनाएं नहीं दूंगा कि आप कौन जीतेगा कौन हारेगा,
इसमें तो 3 जीतेंगे, इट इज प्रिस्क्राइब, लिखा ही हुआ है। परंतु जो जीतेगा वही नहीं, जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो भी, और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो भी इस देश के नवनिर्माण में अपना सर्वस्व लगाए। ये संकल्प आपको लोगों तक दिलाना है। हम सब मिलकर एक बड़े हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। विवेकानंद ने कहा था ना कि व्यवस्थित हिंदुस्तान बनाना है, इस देश के युवाओं को लगना होगा। इसलिए युवा साथियों, मैं तुम्हें आह्वान करता हूं, उठो, जगो, और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त मत कर लो। पर हमारा लक्ष्य नौकरी पाना नहीं है, हमारा लक्ष्य पद पर पहुंचना नहीं है, हमारा लक्ष्य भारत मां को परम वैभव तक पहुंचाना है। ऐसा हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करे। दुष्यंत त्यागी ने कहा है, हो गई है पीर पर्वसी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और उसके आगे उन्होंने क्या कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग मर गए। 1.5 घंटे के बाद भी इतनी धीरे जलाओगे? हैं? गला सूख गया, इतनी धीरे जलाओगे? हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग। ये देशभक्ति की आग को प्रज्वलित रखिए। यदि इस देश के नागरिक हो तो संविधान का पूरा पालन करो, संविधान का पालन करते हुए श्रेष्ठ नागरिक के रूप में अपने जीवन को जियो। अपना परिवार, ये पूरा भारत है। इस भारत की संप्रभुता के लिए, इस भारत की आजादी को चिरस्थायी रखने के लिए, इस भारत को बड़ा देश बनाने के लिए, उस भारत के निर्माण के लिए जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करे, अपना सर्वस्व लगाओ। केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने परिवार के लिए नहीं, केवल करियर के लिए नहीं, बल्कि इस देश के लिए जियो। वही नाम, उसी का नाम हुआ है जिसने इस देश के लिए कुछ किया है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह खां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हजारों हजारों क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने इस बात की फिक्र नहीं की कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। उनके मन और मस्तिष्क में यह बात नहीं आई कि मेरे जाने के बाद मेरी बहन की शादी कौन करेगा। उनके मन और मस्तिष्क में तो केवल एक बात थी कि यदि मेरे जीते जीत मेरी भारत मां के पैरों में यदि गुलामी की बेड़ी है तो मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए युवा साथियों, मैं तुम्हें आह्वान करता हूं, ये देश बड़ा देश बनने वाला है। आओ हम सब मिलकर इस महाआहुति में अपना भी योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान।